Good afternoon, everybody. And I'm S.K. Gagru, guest speaker. So I take this opportunity to इनको भी मैं जो दूसरे गेस्ट स्पीकर हैं उनको भी इंट्रोड्यूस कर देता हूँ. मिस्टर शिवा कुमार, ही इज ये रिटायर्ड एमडी हैं स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर के एंड एक्स प्रेसिडेंट एडलवाइस ग्रुप के. तो जैसा आप एजेंडा है वो आपने देखा ही होगा कि हम थोड़ा डिस्कस करेंगे कि जो अभी नई स्कीम्स और नए कंसेशंस गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किए हैं, थोड़ा कोविड से पहले, दैट इज मार्च से पहले कुछ इंट्रोड्यूस किया था और फिर मार्च के बाद तो काफी कुछ किया है. बेसिकली जो उसकी वजह से थोड़ा इकोनॉमी इम्पैक्ट हो गई है या इंडिविजुअल यूनिट्स इम्पैक्ट हो गए हैं, उनको कुछ रिलीफ देने के लिए. तो वो सारा हम क्या नई चीजें हैं वो बताने जा रहे हैं और थोड़ा एक आप लोगों को अवेयरनेस देने जा रहे हैं कि क्या जब आप बैंक को अप्रोच करें लोन के लिए तो बैंक की क्या एक्सपेक्टेशन रहती है, बैंक क्या देखता है आपके प्रपोजल में. वो शिव कुमार जी आपको काफी एक्सपीरियंस्ड बैंकर हैं, एनबीएफसी में भी रहे हैं, हेड किया है बैंक में भी, तो इनको हर तरह के लोन की जानकारी है कि क्या एक्सपेक्टेशन बैंक की होती है और क्या वो देखते हैं, सो दैट आप जब अप्लाई करें तो आपको इस चीज की जानकारी हो और आप उसी हिसाब से अप्लाई करें. बाकी मैं देख रहा हूँ कि कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो जो क्वेश्चंस कुछ जनरल थे तो मैंने उनका जवाब दे दिया है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं तो शायद यहाँ पे जवाब देना पॉसिबल नहीं होगा उनका इंडिविजुअल स्पेसिफिक केस का, तो वो हमको मेल कर सकते हैं. बिल्कुल बिल्कुल सर. वो इसमें मैं आपको बीच में थोड़ा सा इंटरप्ट करना चाहूंगी. इसके लिए आपने बहुत अच्छा कहा कि हम उन्हें मेल के थ्रू उनसे इंटरेक्ट कर सकते हैं. तो मैं यहाँ हमारी जो ईमेल आईडी है वो मैं लोगों तक यहाँ पहुँचा देती हूँ ताकि उनको भी काफ़ी इजी रहे कि वो लोग हमें मेल के थ्रू यहाँ हमसे कांटेक्ट कर सकें. ये ईमेल आईडी मैंने ऑलरेडी हम मेंशन कर दी है. बाकी ओवर टू यू सर, आप कुछ बता रहे थे. हाँ, तो अभी हमारे स्क्रीन पे तो आ नहीं रहा मतलब ईमेल जो है मैंने यहाँ अभी मेंशन करी है चैट में, दोबारा यहाँ मेंशन कर देती हूँ. एनीवे वो फिर जो इंडिविजुअल हैं उनको तो जवाब में आप भेज सकते हैं. ठीक है. जो ये चैट जो क्वेश्चंस आ रहे हैं या चैट में जो क्वेरीज आ रही हैं उनको आप साथ साथ आंसर करते जाइए. बिल्कुल सर, बिल्कुल. मतलब रिटन में जितना हो सकता है और फिर बाद में देखते हैं अगर जो हम रिस्पॉन्ड कर सकेंगे. तो आई विल स्टार्ट विद माय प्रेजेंटेशन. तो this presentation is getting displayed. Yeah, हम लोग देख पा रहे हैं. Yes, बिल्कुल देख पा रहे हैं सर. अच्छा. So जैसा मैंने बताया ये we'll talk about new schemes and strategies जो MSMEs के लिए गवर्नमेंट ने जो न्यू स्कीम्स या कंसेशंस या रिलीफ्स दिए हैं उनके बारे में थोड़ा सा बताएंगे और क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है उसके बारे में थोड़ा सा उसके बारे में थोड़ी जानकारी देंगे. सो बिफोर दैट हम लोग पहले देखें कि एक डेफिनेशन चेंज हुई है एमएसएमईज का. जो पहले डेफिनेशन थी और अब जो डेफिनेशन है काफी उसमें चेंज आया है. ये काफी दिनों से चल रहा था लेकिन अब फाइनली शायद ये कोरोना वायरस की वजह से इसमें थोड़ा पुश लग गया और ये फाइनली अब गवर्नमेंट ने ये क्लियर कर दी. तो पहले क्या था, पहले ये माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस थे. माइक्रो होता था कि जिसका प्लांट एंड मैं थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूं तब ये एक मिनट
हाँ, ये है डेफिनेशन था। तो अर्लियर जो पहले डेफिनेशन था वो था माइक्रो, किसको कहते थे, माइक्रो यूनिट, कि जिसका इन्वेस्टमेंट अगर वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो उसका प्लांट एंड मशीनरी में 25 लाख से कम का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, और अगर वो सर्विस यूनिट है, सर्विस सेक्टर का है, तो उसका इक्विपमेंट, ऑफिस इक्विपमेंट या बाकी इक्विपमेंट में 10 लाख से कम इन्वेस्टमेंट होना चाहिए था। तो डेफिनेशन जो थी वो इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट के बेसिस पे होती थी, और ये मैन्युफैक्चरिंग का अलग था और सर्विस का अलग था। सो सर्विस एंटरप्राइज जैसे आपका डॉक्टर हो गए, लॉयर हो गए, ब्यूटी सैलून हो गया, इस तरह के। मैन्युफैक्चरिंग है कि जहां पे आप कोई वैल्यू ऐड करते हैं, जहां प्रोडक्ट लिया, उसको मैन्युफैक्चर किया और फिर नया एक प्रोडक्ट बनाते हैं, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग। तो ये डिफरेंस था। अब ये डिफरेंस जो है नई डेफिनेशन में, ये डिफरेंस हटा दिया है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस एंटरप्राइज। दोनों के लिए एक ही क्राइटेरिया है, नंबर एक। नंबर दो, एक्सपोर्ट्स को इससे अलग कर दिया, वो मैं आपको बाद में बताता हूं। तो अभी क्राइटेरिया क्या है कि अब इसमें दो क्राइटेरिया कर दिए। पहले एक ही क्राइटेरिया था, इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी। अब इसमें दो कर दिए हैं कि इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी या इक्विपमेंट एंड टर्नओवर। तो पहले मैन्युफैक्चरिंग का अलग था, सर्विस का अलग था। अब वो मैन्युफैक्चरिंग सर्विस वाला डिफरेंस हटा दिया। अब वो दोनों का सेम रहेगा डेफिनेशन, लेकिन अब खाली प्लांट एंड मशीनरी का इन्वेस्टमेंट नहीं, बल्कि टर्नओवर जो है वो भी एक फैक्टर होगा। और ये आइदर और नहीं है, दोनों चीजें होनी चाहिए। ये नहीं कि खाली प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ हो या टर्नओवर हो, नहीं, दोनों होना चाहिए। कि प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम अगर मैन्युफैक्चरिंग है, और अगर सर्विस है तो इक्विपमेंट उसको बोला जाएगा, 1 करोड़ से कम, और प्लस उसका एनुअल टर्नओवर जो है 5 करोड़ से कम होना चाहिए, तब वो माइक्रो कहलाएगा। अब मान लीजिए किसी का इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी में 70 लाख है और उसका एनुअल टर्नओवर 6 करोड़ है या 5.5 करोड़ है, तो वो माइक्रो में नहीं आएगा। तो दोनों कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। लेकिन इसमें एक रिलीफ जो दिया है वो है कि एक्सपोर्ट्स जो आपके टर्नओवर में जितना एक्सपोर्ट्स है वो गिना नहीं जाएगा व्हाइल कैलकुलेटिंग टर्नओवर। तो मान लीजिए आपका इन्वेस्टमेंट 60-70 लाख है मशीनरी में और एक्सपोर्ट्स आपका 20 करोड़, टर्नओवर आपका 20 करोड़ है और जिसमें से 16 करोड़ आपका एक्सपोर्ट्स है, तो भी आप इसमें माइक्रो में आ जाएंगे, क्योंकि आपका एक्सपोर्ट उसमें से हटा के डोमेस्टिक टर्नओवर जो है वो 4 करोड़ ही है, तो इसलिए वो आप माइक्रो में। तो ये समझने वाली बात है। बेसिक दो चीजें कि अब कोई फर्क नहीं है बिटवीन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस, नंबर 1। नंबर 2, अब दो क्राइटेरिया है डिसाइड करने के लिए, एक तो इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी एंड इक्विपमेंट, और दूसरा सालाना टर्नओवर। ये चीज है, एंड एक्सपोर्ट्स उसमें टर्नओवर में गिनती नहीं आएगी। सो ये हो गया। और यही चीज माइक्रो में है, अलग अलग उसमें सीलिंग अलग अलग है, लेकिन यही डेफिनेशन इसी तरह से माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम है। अब हम देखते हैं स्मॉल का क्या है। तो स्मॉल का अब पहले का छोड़ देते हैं। पहले 5 करोड़ था इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और सर्विस में 2 करोड़। अब वो कोई डिफरेंस नहीं है सर्विस का और प्लांट का। अब स्मॉल आएगा जिसका कि प्लांट एंड इक्विपमेंट में इन्वेस्टमेंट लेस देन 10 करोड़ से। माइक्रो है अगर लेस देन 1 करोड़ है, और स्मॉल है अगर लेस देन 10 करोड़ है। एंड टर्नओवर भी उसमें जो दोनों चीजें फुलफिल करना चाहिए, टर्नओवर सालाना 50 करोड़ से कम। माइक्रो में था सालाना 5 करोड़ से कम। तो एक तरह से 10 टाइम्स है। माइक्रो 1 करोड़ और 5 करोड़, स्मॉल में 10 करोड़ और 50 करोड़। सो 10 टाइम्स उसमें ये हो गया।
और एक्सपोर्ट इसमें नहीं गिना जाएगा। और मीडियम जो है, अच्छा ये मैं बता दूं कि हालांकि हम एमएसएमई कहते हैं और एमएसएमई के बहुत गवर्नमेंट की तरफ से उनको बेनिफिट्स दिए जाते हैं, लेकिन काफी बेनिफिट्स गवर्नमेंट के खाली माइक्रो और स्मॉल के लिए, दैट इज जो हमने अभी माइक्रो की बात की और जो स्मॉल किया, दैट इज यूनिट्स आज की डेफिनेशन के हिसाब से कि जिनका इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से कम और 50 करोड़ से कम टर्नओवर। फिर आता है मीडियम। तो मीडियम का पहले की डेफिनेशन की मैं बात नहीं करूंगा, नई डेफिनेशन के हिसाब से अब इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी लेस देन 50 करोड़ एंड प्लस टर्नओवर लेस देन 250 करोड़। मतलब अगर अब हिंदुस्तान में कोई यूनिट है जिसका इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी में 50 करोड़ तक है, 50 करोड़ से कम है, और टर्नओवर 250 करोड़ से कम है, तो वो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस में आएगा। और अगर उसका एक्सपोर्ट्स, इसमें जैसे मान लीजिए ये टर्नओवर 250 करोड़ है, अगर वो 1000 करोड़ भी एक्सपोर्ट कर रहा है तो वो इसमें नहीं आएगा, और वो फिर भी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज में। तो ये एक दो चीजें इसमें अब हो गई कि एक तो अब काफी ज्यादा यूनिट्स इसमें इसके दायरे में आ जाएंगे, एमएसएमई के दायरे में। सो नेचुरली फिर ज्यादा यूनिट्स को, ज्यादा बिजनेसेस को बेनिफिट मिलेगा एमएसएमई के जो भी बेनिफिट्स है। प्लस अब इसमें एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो हैं या जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है कि उनका ये क्राइटेरिया अप्लाई नहीं करेगा। सो ये एक तरह से इनडायरेक्ट कह लीजिए डायरेक्ट इंसेंटिव है फॉर us to export, to start exporting or to look for कि एक्सपोर्ट मार्केट हमारा क्या हो सकता है। तो ये तो हो गई डेफिनेशन के बारे में जो चेंज आया। अब इन्होंने और स्कीम्स क्या इंट्रोड्यूस किए। एक ये स्कीम आपने बड़ा सुना होगा और ये काफी चर्चित भी है, 3 लाख करोड़ स्कीम। तो इसका नाम है गारंटीड इमरजेंसी क्रेडिट लाइन। तो जैसा ये नाम सजेस्ट करता है, ये कोविड के बाद जो लिक्विडिटी कंसर्न्स हैं किसी यूनिट के या ऑपरेशंस उनके नहीं हो रहे, तो उनको पैसे की कमी और या वर्किंग कैपिटल का शॉर्टफॉल हो, उसको मीट करने के लिए ये इंट्रोड्यूस किया गया। तो ये गवर्नमेंट ने बजट रखा है 3 लाख करोड़ इसके लिए, तो दैट इज व्हाई दिस इज दिस 3 लाख करोड़ स्कीम। तो ये एप्लीकेबल है सिर्फ उनको जिनका कि एग्जिस्टिंग लोन थे बैंक या एनबीएफसी से एज ऑन 29 फरवरी 2020, जो कि हम मानते हैं कट ऑफ डेट कोविड का, कि जब से ये कोरोना वायरस का शुरू हुआ तो उससे। तो जो जिनके पास, सो दिस इज एप्लीकेबल, ये उनके लिए रिलीफ है जिनका ऑलरेडी वर्किंग कैपिटल वगैरह बैंक से था, लोन बैंक से हैं और उनको दिक्कत आ रही है, तो उनको एडिशनल लोन देने के लिए। उनमें भी ये रेस्ट्रिक्टेड है उनके लिए कि जिनकी लिमिट फंड बेस्ड लिमिट, टर्म लोन, वर्किंग कैपिटल या और कोई फंड बेस्ड लिमिट एडिशनल कुछ हो, वो मिला करके एज ऑन 29 फरवरी 25 करोड़ की जिनकी थी, उससे ज्यादा नहीं, एंड उसमें जिनका टर्नओवर 100 करोड़ से कम था, अप टू 100 करोड़ था फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर जो निकल गया अप टू 31 मार्च। तो दिस इज एप्लीकेबल टू देम। मतलब एक उनके लिए कि जिनका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लोन था एज ऑन 29 फरवरी, और उनमें से उनका कि जिनके 25 करोड़ से ज्यादा की लिमिट कह लीजिए, मतलब टोटल आउटस्टैंडिंग्स टर्म लोन, वर्किंग कैपिटल वगैरह सारा मिला करके 25 करोड़ से ज्यादा नहीं था, और जिनका टर्नओवर इस साल 100 करोड़ से ज्यादा नहीं। सो ये उनके लिए है। और उनको फिर एक और कंडीशन कि उनमें भी जो कि स्पेशल मेंशन अकाउंट SMA 2 या NPA नहीं, NPA जो है उनके तो नहीं एप्लीकेबल होगा, और स्पेशल मेंशन अकाउंट 2 मतलब जिनका कि
60 दिन से ज्यादा इंटरेस्ट पेमेंट या रिपेमेंट, इंस्टॉलमेंट रिपेमेंट जो है ओवरड्यू है। अगर आपका 1 महीने से ओवरड्यू है तो आप इसमें नहीं छटते, इसमें आप आएंगे। एंड 50 दिन का भी है, 55 दिन का भी है तो भी आप आएंगे। लेकिन अगर 60 दिन से ओवरड्यू हो गया है या उससे ऑब्वियसली उससे ऊपर भी अगर ओवरड्यू है एज ऑन 29 फरवरी, तो ये फिर स्कीम आपके लिए नहीं है। 29 फरवरी के बाद कोविड तो वो अकाउंट फॉर नहीं होगा, वो काउंट नहीं किया जाएगा। एज ऑन 29 फरवरी नहीं होना चाहिए आपका ओवरड्यू SMA 2 या NPA। एंड ऑफ कोर्स आप GST रजिस्टर्ड होने चाहिए, जहां जहां GST मैंडेटरी है, कंपलसरी है। जहां नहीं है वहां पे GST वाली कंडीशन लागू नहीं हुई, तो GST आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए इफ दैट इज कंपलसरी, ठीक है। And this will be sanctioned to you as a working capital term loan. Normally working capital होता है वो rotating होता है, तो ये एक working capital term loan होगा जिसकी एक fixed term होगी, एक मियाद होगा and repayment regular repayment से होगा। तो what is that? Now loan will be 20% of this, जो आपका total fund based outstanding था उसका 20%, एंड विद अ कैप एज ऑन 29, सारा कट ऑफ जो है 29 फरवरी का है। तो एज ऑन 29 फरवरी मैक्सिमम अप टू 5 करोड़ आपको मिल सकता है। तो 25 करोड़ का है ही, उन्होंने 25 करोड़ जिनकी आउटस्टैंडिंग है उससे ज्यादा इसका एप्लीकेबल नहीं है, तो उसी का 20% रखा है, तो मैक्सिमम 5 करोड़। 20% ऑफ योर आउटस्टैंडिंग एज ऑन 29 फरवरी, मैक्सिमम अप टू 5 करोड़ आपको मिल सकता है। एंड दिस इज अ प्री अप्रूव्ड लिमिट। प्री अप्रूव्ड लिमिट मतलब इसमें जो नॉर्मल एक बैंक लिमिट सैंक्शन करने के लिए आपको दिखाना होता है, सेल्स वगैरह दिस दैट, वो फिर एसेस करते हैं, बनता है कि नहीं, आपका मार्जिन क्या है, नहीं है, वो सारा चीज वो इसमें नहीं देखा जाएगा। दिस इज प्री अप्रूव्ड, आपकी लिमिट है, आपका ये है, यू रिक्वायर समथिंग फ्रॉम द बैंक, बैंक विल गिव यू अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 20% ऑफ योर जो आपकी आउटस्टैंडिंग है, एंड मैक्सिमम 5। तो मार्जिन इसमें कुछ नहीं है, गारंटी कवर इसमें 100% है। वही CGTM से गवर्नमेंट की तरफ से गारंटी 100% है, मार्जिन इसमें कुछ नहीं है। एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट अराउंड 7.80% है। थोड़ा सा वेरिएशन हो सकता है बैंक टू बैंक, बट ड्यूरिंग द होल टर्म जितना टेन्योर है इसका, टेनर है लोन का, वो फ्लक्चुएट कर सकता है, लेकिन 9.25% से ज्यादा नहीं कोई बैंक चार्ज कर सकता। सो मैक्सिमम 9.25% होगा। तो दिस इज रिपेएबल इन 4 years, 4 साल का इसका म्याद है, जिसमें से कि 1 साल मॉरिटोरियम होगा, एंड उस मॉरिटोरियम पीरियड में इंटरेस्ट मंथली पे होगा। वर्क लोन जो लिया है वो रिपे नहीं करना है, लेकिन इंटरेस्ट जो है वो मंथली रिपे करना है। हालांकि ये इशू आपने पेपर्स में पढ़ा होगा, ये इशू अभी कोर्ट के सामने है, सुप्रीम कोर्ट में है, तो उसका अभी फैसला आना है। तो बैंक्स का कहना है कि जिन इंटरेस्ट पे होना चाहिए मंथली। तो और फिर आफ्टर 1 year जो मॉरिटोरियम पीरियड और हो जाएगा, उसके बाद फिर मंथली इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट एज वेल एज रिपेमेंट करना है। और ये स्कीम वैलिड है अप टू 31 अक्टूबर, या अगर उससे पहले ये 3 लाख करोड़ का यूटिलाइजेशन पूरा हो जाता है तो तब तक, विच एवर इज अर्लियर। तो ये तो हो गई एक स्कीम, दिस गारंटीड इमरजेंसी क्रेडिट लाइन, जो कि उनके लिए है जिनकी एग्जिस्टिंग लिमिट्स है, और उनको जिसको थोड़ा सा वर्किंग कैपिटल की कमी महसूस हो रही है, कैश फ्लो की प्रॉब्लम है, तो वो ये 20% ले सकते हैं अपना आउटस्टैंडिंग। सो फिर कुछ और स्कीम्स हैं, जैसे सिडबी ने इंट्रोड्यूस की है सिडबी असिस्टेंस टू फैसिलिटेट इमरजेंसी रिस्पॉन्स अगेंस्ट कोरोना वायरस। इसका उन्होंने शॉर्ट फॉर्म दिया है सेफ एंड सेफ प्लस। 2 स्कीम है, सिमिलर है थोड़ा सा, मतलब सेफ प्लस में कुछ और है, तो सेफ एंड सेफ प्लस 2 स्कीम्स। तो ये क्या है, ये बेसिकली है कि उन MSMEs के लिए जो कि इन्वॉल्व हैं फॉर
manufacturing COVID related equipment or doing some service COVID के related. अगर आप ग्लव्स बना रहे हैं, मास्क बना रहे हैं, पीपीई इक्विपमेंट बना रहे हैं, हैंड सैनिटाइजर बना रहे हैं, अल्ट्रावायलेट हैंड सैनिटाइजर बना रहे हैं, या कोई वो स्पेशल टाइप के जो वो शूज हॉस्पिटल्स वगैरह में वो पहनते हैं इनके लिए, तो वो बना रहे हैं, या इसके रिलेटेड कोविड के लिए रिलेटेड कोई सर्विस आप रेंडर कर रहे हैं स्पेसिफिकली, तो वो उसके लिए ये स्कीम है। फॉर दोज यूनिट्स, दोज एमएसएमईज, उनको लोन 50 लाख तक का लोन इसमें मिल सकता है। फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5% रेट, वेरी चीप रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड फिक्स, एंड इसमें कोई कोलेटरल नहीं चाहिए, और ये आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। दिस इज द लिंक टू द ऑनलाइन एप्लीकेशन। अब इसमें लेकिन ये कंडीशन है कि आप यू शुड नॉट बी SMA 1 और SMA 2। वो पिछली स्कीम में हमने देखा कि SMA 2 या NPA नहीं होना चाहिए, लेकिन इसमें SMA 1 भी नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स आपका जो है 30 दिन नहीं हुआ होना चाहिए कोई ओवरड्यू का, कोई रिपेमेंट का या इंटरेस्ट का। लेस देन 30 डेज है तो चलेगा, 20 दिन से ओवरड्यू है तो चलेगा। बट सॉरी, कुछ कह रहे हैं इसमें? हाँ जी सर, मैं आपको एक इंटरप्ट करूंगी इसमें। मैं ये भी हमारे पार्टिसिपेंट्स के लिए मतलब उनको जानकारी दिलवाना चाहती हूँ कि ये जो आपने लोन फैसिलिटी बताई है, which is up to 50 lakhs to MSME involved in manufacture and suppliers to COVID-19, तो ये नए मैन्युफैक्चरर और सप्लायर्स के लिए भी है या जो एग्जिस्टिंग है सिर्फ उनके लिए एप्लीकेबल है सर? नहीं, वो मैं बताता हूँ आपको जी। तो हाँ, सो ये है। अच्छा, तो जैसे मैंने बताया ये SMA 1 या SMA 2 नहीं होना चाहिए। तो मतलब अगर वो एग्जिस्टिंग है तो उसका SMA 1 SMA 2 तो तभी होगा ना अगर लोन लिया होगा और रिपेमेंट नहीं किया है, तो SMA 1 होगा या 2 होगा, तो वो नहीं होना चाहिए। ठीक है। और प्लस आपका प्रॉफिट पिछले 2 साल में यू शुड हैव डिक्लेयर्ड, मतलब लॉस मेकिंग नहीं होना चाहिए, या प्रॉफिट वो वैसा नहीं होना चाहिए कि बुक प्रॉफिट हो, एक्चुअल कैश प्रॉफिट होना चाहिए फॉर 2 years। एंड अगर आप ऑलरेडी सिडबी के बोरोवर हैं तो फॉर 1 year in your last latest balance sheet. So this will be given as term loan for purchase of machinery or equipment and as working capital loan, जो कि एक working capital term loan के शेप में होगा, repayable 18 महीने में including moratorium, और वो term loan जो है that is repayable within 5 years including moratorium. So this is applicable to new as well as existing units, लेकिन अगर existing unit है तो वो SMA में नहीं होना चाहिए, मतलब वो स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। और फिर सेफ प्लस है, सेफ प्लस इज सेम स्कीम दिस थिंग। तो इसमें लेकिन अगर आपके पास इन हैंड गवर्नमेंट ऑर्डर है तो आपको वर्किंग कैपिटल टर्म लोन जो है मैक्सिमम 1 करोड़ तक मिल सकता है, राइट? सो दैट इज सेफ प्लस। नाउ देन वी हैव दिस जो डिस्ट्रेस्ड एसेट्स के लिए सबऑर्डिनेट डेट स्कीम और एमएसएमईज, इसमें गवर्नमेंट ने 20,000 करोड़ का एलोकेशन किया है। तो ये सबऑर्डिनेट डेट स्कीम क्या है? दिस इज अगेन फॉर, जैसा कि है कि डिस्ट्रेस्ड एसेट के लिए, कि जिनका जो आइदर एनपीए हो गए हैं या एनपीए होने की कगार पे है। तो नॉर्मली जो है बैंक्स एनपीएस को क्या, एनपीएस को तो नहीं देते, जो स्ट्रेस भी होते हैं उनको भी नहीं देते। तो लेकिन ये स्कीम स्पेसिफिकली उनके लिए निकाली है कि जो एनपीएस हैं या जो स्ट्रेस्ड हैं और एनपीए हो सकते हैं उनके लिए। तो ये क्या है कि इसमें जो बिजनेस में प्रमोटर ने अपनी इक्विटी लगाई है, अपना कंट्रीब्यूशन डाला है, उसका 50% आपको एज अ लोन दिया जाएगा। मतलब आपने 100 रुपया लगाया है
तो 15 रुपया आपको लोन दिया जाएगा, मैक्सिमम ऑफ कोर्स अप टू 75 lakhs, और वो आप अपनी बुक्स में एज लोन नहीं एज इक्विटी दिखा सकते हैं कि एज इफ, जैसे हम लोग वैसे दिखाते हैं कि अनसिक्योर्ड लोन्स दिखाते हैं, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स का लोन दिखाते हैं, उस तरह का ये आप इक्विटी दिखा सकते हैं, तो जो कि आपकी इक्विटी को इंप्रूव करेगा, और उसके बेसिस पे फिर आप बैंक से लोन ले सकते हैं, आप बैंक को अप्लाई कर सकते हैं लोन के लिए। सो फॉर जो नॉर्मल वर्किंग कैपिटल या टर्म लोन वगैरह हो, बैंक वो देखता है कि जी इसकी डेट इक्विटी क्या है, इसका अपना कंट्रीब्यूशन क्या है, तो वो जो आपने 15% जो आपको मिला, वो आपको इक्विटी दिखाने के लिए, इक्विटी अपने बुक्स में उसको एज इक्विटी दिखाएंगे, तो उसके लिए है। और फिर आप फ्रेश फर्दर बैंक से लोन ले सकते हैं। उस लोन के लिए गवर्नमेंट आपको, जैसे CGTMSE का जिस तरह से गारंटी होता है, उसी तरह से उसमें 85% आपको वो गारंटी करती है, अप टू 5 lakhs, और बियॉन्ड 5 lakhs 75% गारंटी। तो फिर आप वो बैंक से लोन ले सकते हैं। तो ये है एक तरह से आपका जो आपका कंट्रीब्यूशन है, ये बैंक के थ्रू ही मिलेगा। तो गवर्नमेंट एक्चुअली गवर्नमेंट दे रही है, बट बैंक के थ्रू दिया जाएगा आपको कंट्रीब्यूशन फॉर योर कंट्रीब्यूशन, तो टू इम्प्रूव योर इक्विटी। तो इसका अभी डिटेल्स मतलब ये शायद इम्प्लीमेंट नहीं हुई है अभी, ये ऑपरेशनलाइज नहीं हुआ, लेकिन होने जा रही है एनी टाइम। तो और एक और स्कीम है, अगेन इक्विटी बढ़ाने के लिए, इक्विटी इन्फ्यूजन थ्रू फंड ऑफ फंड्स। तो इसमें सारे, इसमें स्ट्रेस्ड एसेट, नॉन स्ट्रेस्ड एसेट, ऑल MSMEs दे आर एलिजिबल। तो इसमें कुछ इन्वेस्टर फंड्स होते हैं जो ये फंड ऑफ फंड्स के साथ रजिस्टर्ड होते हैं। अब ये फंड ऑफ फंड्स आपका, जैसे SIDBI की अगर आप साइट देखेंगे तो उनकी स्कीम्स हैं, तो उसमें उनके साथ लिंक्ड है, SEBI अप्रूव्ड ये फंड ऑफ फंड्स हैं, वो इनके साथ लिंक्ड है, नॉट फंड ऑफ फंड्स, SEBI अप्रूव्ड फंड्स, इन्वेस्टर फंड्स। तो इनको AIF भी कहते हैं, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स। तो वो जो उसमें लिस्टेड है, उनके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं, और ये फंडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगी फंड ऑफ फंड्स को। पहले इन्होंने 10,000 करोड़ दिया था, अभी इसमें 50,000 करोड़ उसमें एलोकेट कर रहे हैं। तो उसके थ्रू अगेन आप इक्विटी उसमें आपके यूनिट में लाया जा सकता है। तो अभी प्रेजेंटली SIDBI के पास है ये एक FFS, फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप्स, दूसरा है IAF, इंडिया एस्पिरेशन फंड, एंड तीसरा है एस्पायर फंड। ये तीनों अलग अलग में से FFS मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने इनिशिएट किया है, इंडिया एस्पिरेशन फंड RBI के इनिशिएशन पे, और एस्पायर मिनिस्ट्री ऑफ MSME के इनिशिएशन पे। और so they are working already. This 50,000 crore has been further allocated by the government. So ये हो गया। Then there is this another scheme through SIDBI only, COVID-19 startup assistance scheme for specifically ये startups के लिए, CSAS। ये startups जो कि गवर्नमेंट की डेफिनेशन में, जो गवर्नमेंट का डेफिनेशन है startups का, उसमें आते हैं। तो पहले हम उस डेफिनेशन का देखें, गवर्नमेंट की डेफिनेशन जो मैं पहले उसमें आपका ये है, एक मिनट, लेट मी जस्ट 1 minute। ये है, ये विजिबल है डेफिनेशन ऑफ स्टार्टअप। बिल्कुल सर, क्लियर दिख रही है हमको, हमारे पार्टिसिपेंट्स को भी शायद ये क्लियर ही दिख रही होगा। ये हाँ, तो ये है जो गवर्नमेंट की डेफिनेशन है स्टार्टअप की, कि भाई वो प्रोप्राइटरशिप नहीं हो सकती, बाकी सब कुछ, मतलब इट कैन बी प्राइवेट लिमिटेड, इट कैन बी LLP, और इट कैन बी पार्टनरशिप। प्रोप्राइटरशिप जो है वो नहीं हो सकता। तो वो है,
it should not have been in operation and existence for more than 10 years since its date of incorporation. मतलब जो incorporate हुई 10 साल नहीं, मोटा मोटी बात है कि 10 साल नहीं हुआ होना चाहिए बिजनेस को चलते हुए, एंड टर्नओवर उसका इन 10 साल में कभी भी 100 करोड़ से ऊपर नहीं हुआ होना चाहिए, तो वो स्टार्टअप नहीं है, ठीक है। और एंड ऑफ कोर्स फिर वो है कि भाई स्टार्टअप एक्चुअल स्टार्टअप होना चाहिए, ये नहीं कि कोई किसी का बिजनेस चल रहा था तो उसने उसको स्प्लिट किया या रीस्ट्रक्चर किया तो बोलेगा जी ये स्टार्टअप है, एक एग्जिस्टिंग में से कुछ अलग निकाला, वो नहीं, दैट विल नॉट बी स्टार्टअप, शुड नॉट हैव बीन फॉर्म्ड बाय स्प्लिटिंग अप और रिकंस्ट्रक्शन। एंड इसमें कुछ सम इम्प्रूवमेंट ऑफ अ प्रोडक्ट, कोई प्रोडक्ट बेटर करने का या उसको बनाने का प्रोसेस में इम्प्रूवमेंट कुछ होना चाहिए, और इस तरह का होना चाहिए कि जो स्केल अप हो सकता है, जो स्केल अप हो सकता है और जिसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकती है और ऑफ कोर्स वेल्थ जनरेट हो सकती है। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ स्टार्टअप। और ये मैं इसमें गया कि ये जो हम बात कर रहे थे कोविड असिस्टेंस की, CSA स्कीम की, कि इसमें वो कहता है दिस इज एप्लीकेबल टू जो गवर्नमेंट डिफाइंड स्टार्टअप्स है उनके लिए, एंड उनमें भी जिनको वो ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड जो हम अभी बात कर रहे थे जो रजिस्टर्ड हैं से भी उनके थ्रू एटलीस्ट एक बार ही उनको फंडिंग मिली है, तो ये उनके लिए एप्लीकेबल। एंड एक दो कंडीशंस और हैं कि उनका मिनिमम एम्प्लॉय बेस 50 होना चाहिए, 50 लोग कम से कम उनके रजिस्टर्ड होने चाहिए एज एम्प्लॉइज, एंड उनका मिनिमम टर्नओवर 10 से 60 करोड़ तक का पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर में रहा होना चाहिए, 2019 एंड 2020। दे शुड हैव अ पॉजिटिव नेटवर्क, नेगेटिव नेटवर्क नहीं होना चाहिए, मतलब प्रॉफिट मेकिंग एंड ऑल दैट होना चाहिए। एंड प्रमोटर ने अपना पैसा लगाया होना चाहिए, इसमें कुछ उसका अपना पैसा लगा होना चाहिए। तो इसमें असिस्टेंस कितना मिलता है, 2 करोड़ रुपीज, मैक्सिमम 2 करोड़ एट 10.50 10.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो दिस इज ऑल्सो अगेन बिकॉज जैसा नाम है कोविड-19 स्टार्टअप असिस्टेंस, कि भाई जिन यूनिट जो इस तरह के स्टार्टअप्स हैं उनको अगर कैश फ्लो की प्रॉब्लम हो रही है तो उनको ये असिस्टेंस मिल सकता है, और उनको सैलरी देने में दिक्कत हो रही है, सैलरी देने का इश्यूज है, या कोई ड्यूज हैं जो उन्होंने माल खरीदा है उसको पेमेंट करना है, वो उसके लिए दिया जा सकता है। इवन फॉर जीएसटी रिफंड के अगेंस्ट मिलता है, उनका कोई जीएसटी रिफंड ड्यू है तो उसके अगेंस्ट वो जो अभी नहीं मिला है तो उसके अगेंस्ट भी ये दिया जा सकता है उसको टेम्पररी टाइड ओवर करने के लिए। और इसका रिपेमेंट 36 मंथ्स में 1 साल का मॉरिटोरियम, और टोटल लेकिन इंक्लूडिंग 1 साल का मॉरिटोरियम लेकर के 3 साल में इसको रिपे करना है। एंड इनका बैंक से कहीं वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी किसी बैंक से नहीं होनी चाहिए, फंडिंग होनी चाहिए, फंडिंग किसी ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट से होनी चाहिए फंडिंग, लेकिन बैंक से वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी नहीं होनी चाहिए, तो ये उनके लिए एप्लीकेबल। एंड ये बेशक आज की डेट में स्ट्रेस में हो, लेकिन कोविड से पहले स्ट्रेस में नहीं हुआ होना चाहिए। जो इसका स्ट्रेस हुआ है या कैश फ्लो की प्रॉब्लम है वो कोविड की वजह से हुआ होना चाहिए, उससे पहले नहीं, पहले स्ट्रेस ऐसे नहीं ये हुआ होना चाहिए, तो ये उनके लिए। तो ये है, ये जो स्कीम्स नई निकाली हैं, जो नए फंड एलोकेशन गवर्नमेंट ने किए हैं, जो अनाउंस किए। अब ये है आरबीआई की जो वन टाइम स्ट्रक्चरिंग स्कीम थी। मैं इसमें आपको थोड़ा सा इंटरप्ट करना चाहूंगी सर, कि ये जितने भी स्कीम्स आपने मुझे हमारे पार्टिसिपेंट्स को बताई हैं वो सारी स्टार्टअप से रिलेटेड है, राइट? तो एक ये क्वेश्चन सारी स्टार्टअप से नहीं है, लेकिन सारी एमएसएमई से है। एमएसएमई से है, ओके। तो ये एक क्वेश्चन रेज किया है हमारे पार्टिसिपेंट ने, श्री दिनेश खताना जी ने, कि लाइक अभी जैसे आपने इतनी सारी स्कीम्स बताई हैं एमएसएमईज के लिए, तो क्या ऐसी कोई स्कीम्स
आई हैं जो नए बिजनेस को रिलेट करती हैं कोविड के इक्विपमेंट्स के लिए? हाँ, वो थी ना जो मैंने बताया 50 लाख वाली, जो जी 50 लाख, ठहरिए 1 मिनट दिखाता हूँ आपको। हाँ, यही वाली, ये जो थी जी सेफ एंड सेफ प्लस, ये 50 लाख to MSMEs involved in manufacture and supply of COVID-19 equipment and services। ये तो है ना उनके लिए भी। जी बिल्कुल। हाँ, जो कि स्पेसिफिकली कोविड रिलेटेड कुछ काम कर रहे हैं या इक्विपमेंट बना रहे हैं, उनके लिए, सिर्फ उन्हीं के लिए है। उनके लिए ये स्पेसिफिक स्कीम है। अदरवाइज जो एग्जिस्टिंग स्कीम जो बैंक्स की थी, जी नए के लिए पुराने के लिए, वो सब तो है ही, जैसे मुद्रा लोन है, CGTMSE लोन है, या बाकी जो स्कीम्स हैं, PMEGP लोन है, वो सारी तो है ही, है ना। तो वो सारे स्कीम्स तो है ही, वो नए के लिए पुराने के लिए जो है वो सब है। ये एडिशनली ये जो स्कीम्स बता रहे हैं, ये वो स्कीम्स हैं जो कि सिर्फ सरकार कोविड ने रिलेट एज अ रिजल्ट ऑफ जो कोविड की वजह से थोड़ा यूनिट्स डिफिकल्टी में आए हैं, जी उनके लिए है मोस्टली। लेकिन उसमें ये वाली स्कीम जो है, ये उनके लिए भी है कि जो कोविड रिलेटेड काम कर रहे हैं, ये जो 50 लाख वाली, ये जो सामने मैंने खोली हुई है, जी ये उनके लिए है जो कोविड रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं या कोविड रिलेटेड कोई सर्विस दे रहे हैं, उनके लिए, चाहे वो एग्जिस्टिंग उनके पास है लोन फैसिलिटी, या अगर एग्जिस्टिंग नहीं भी है, लेकिन ये कर रहे हैं, ये उनके लिए। तो वो ये स्पेसिफिक है कि उनके लिए, इसीलिए इंटरेस्ट रेट 5% रखा है और वो सारा रखा है। अदरवाइज जो नॉर्मल जो है वो तो है ही, मुद्रा लोन और बाकी चीजें वो सारे तो ले ही सकते हैं। ठीक है जी। तो दिनेश जी, शायद आपको पता ही चल गया होगा, श्री SK गगरू सर ने आपको बता ही दिया है कि नए बिजनेस के लिए स्कीम्स आई हैं, तो आप देखिए किस तरीके से और कितनी आपको फैसिलिटी मिल सकती है। और सर, ये एक क्वेश्चन रेज हुआ है जो कि अभी थोड़ी देर पहले ही आपने बताया था कि इज देयर एनी स्कीम्स फॉर स्मॉल स्टार्टअप और प्रोप्राइटरशिप, तो जो कि अभी श्री SK गगरू सर ने बताया कि प्रोप्राइटर्स के लिए नहीं, हाँ, बल्कि प्राइवेट लिमिटेड, LLP, पब्लिक लिमिटेड के लिए जो है वो स्कीम्स अभी आपने सर बताई थी अभी। हाँ, मैं थोड़ा क्लैरिफाई कर दूं। जी देखिए, ये स्टार्टअप जो है, स्टार्टअप हम लोग जैसे बोलते हैं वो बड़ा लूजली भी बोलते हैं, हम भी और गवर्नमेंट भी जी लूजली भी बोलते हैं, और एक स्पेसिफिक डेफिनेशन भी है गवर्नमेंट। तो जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट मुद्रा लोन को भी एक स्टार्टअप के लिए बोलती है कि स्टार्टअप्स के लिए ये है, लेकिन वहां पे उनका स्टार्टअप का दूसरा मतलब है। वहां पे है कि कोई भी आदमी अपना नया काम शुरू, अंग्रेजी का मतलब तो उसका यही है कि स्टार्टअप जो नया काम शुरू कर रहा है, तो नए काम के लिए तो लोन की व्यवस्था है ही। कोई भी नया काम छोटा बड़ा कुछ शुरू करना चाह रहा है, मुद्रा लोन दे सकते हैं। दूसरा कोलैटरल फ्री लोन है, विद कोलैटरल है, ट्रेडर्स लोन है, अलग अलग स्कीम्स बहुत सारी है। तो लेकिन फिर जो एक डेफिनेशन है गवर्नमेंट की स्टार्टअप की, वो एक अलग है, जो मैंने अभी आपको दिखाई कि जी वो 10 वो वहां पे प्रोप्राइटरशिप नहीं हो सकता। एक मुद्रा लोन के लिए प्रोप्राइटरशिप हो सकता है, वो कोई एक प्रोप्राइटर वन मैन अपना कुछ शुरू कर रहा है तो वो मुद्रा लोन ले सकता है, वो CGTMSE लोन भी ले सकता है। लेकिन ये जो ये वाली स्कीम है कि जिसमें ये डेफिनेशन है स्टार्टअप का, कि गवर्नमेंट वाला ये डेफिनेशन, कि वहां पे फिर वो इट हैज टू बी प्राइवेट लिमिटेड या LLP या नॉर्मल पार्टनरशिप, एंड फिर वो बाकी चीजें कि जी 10 साल नहीं हुए होने चाहिए, 100 करोड़ और वो सारी चीजें। तो अदरवाइज प्रोप्राइटरशिप को बिल्कुल लोन मिल सकता है, बैंक से मिल सकता है, NBFC से मिल सकता है, मिलता भी है, देते भी हैं। तो हर एक्टिविटी के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, सर्विस के लिए, वो सब है। I hope I have answered that question.
डेफिनेटली सर, काफी अच्छे तरीके से आप दिया। एनी हाउ, हम आगे बढ़ते हैं आपके प्रेजेंटेशन के लिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आंसर्स तो हम लोग अभी प्रेजेंटेशन के बाद करेंगे ही। हाँ हाँ बिल्कुल। तो अभी आपके प्रेजेंटेशन की और अभी आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कि और क्या है एमएसएमई में। हाँ, अब ये बात कर रहे थे हम इसकी आरबीआई की वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग की। जी सर। तो हाँ, ये जो है ये इन्होंने लास्ट ईयर इंट्रोड्यूस की थी जनवरी 19 से, तो ये अभी खत्म हो रही थी। ये एग्जिस्टिंग स्कीम है, ये 31 मार्च को खत्म हो रही थी, वो इन्होंने अगेन एक्सटेंड कर ली है इसी वजह से, कोविड की वजह से और बाकी चीजों की वजह से, कि अब ये एक्सटेंड हो गई है एंड टिल 31 मार्च 2021। ठीक है, एंड दिस विल बी एप्लीकेबल, जैसे लास्ट ईयर वाली जो थी दैट वाज एप्लीकेबल फॉर अकाउंट्स व्हिच वर स्टैंडर्ड एज ऑन 1/1/2019। सो ये वाली विल बी एप्लीकेबल फॉर दोज अकाउंट्स व्हिच वर स्टैंडर्ड एज ऑन 1 जनवरी 2020। ठीक है, स्ट्रेस्ड हो सकता है लेकिन स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए, सॉरी मतलब एनपीए नहीं होना चाहिए, स्टैंडर्ड होना चाहिए। तो अब इसमें क्या खासियत है कि देखिए बैंक्स जो हैं वो रिस्ट्रक्चरिंग करते हैं, वो आप का जब थोड़ा अकाउंट स्ट्रेस में आ जाता है तो उसका रिस्ट्रक्चरिंग करते हैं, रिपेमेंट एक्सटेंड करेंगे, कुछ करेंगे, वो सारा। तो लेकिन आरबीआई का रूल है कि रिस्ट्रक्चरिंग जब होगा तो तब वो अकाउंट एनपीए डिक्लेयर किया जाएगा। लेकिन स्कीम के तहत जो लास्ट ईयर इंट्रोड्यूस की और इस साल अब एक्सटेंड की है, एमएसएमईज के लिए है ये खाली, और सिर्फ एज पर स्कीम वो एनपीए डिक्लेयर नहीं होगा जो इस स्कीम के अंडर जो अकाउंट रिस्ट्रक्चर होगा। तो लेकिन ये किन अकाउंट को, ये एमएसएमईज तो है ही, लेकिन एमएसएमईज में उनका जिनका के फंड एंड नॉन फंड बेस्ड, मतलब टर्म लोन, वर्किंग कैपिटल लोन, गारंटीज, एलसी वगैरह, ये सारा एक्सपोजर टोटल सारे बैंक का, अगर 4 बैंक से लिया, एनबीएफसी से लिया, सबका मिला करके उस यूनिट का 25 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए एज ऑन 1 जनवरी 2020। एमएसएमई होना चाहिए और ये नहीं होना चाहिए 25 करोड़ से ज्यादा उसका एक्सपोजर, ये सब में मिला करके नहीं होना चाहिए एज ऑन 1 जनवरी। देन एंड it should be standard, so this will be applicable and it will continue to be standard, and GST होना चाहिए registered unless exempted है, unless it is not compulsory। तो और ये रिस्ट्रक्चरिंग इम्प्लीमेंट करना है वो तो मतलब बैंक्स और उनके में कि भाई जिसको कर वो 31 दिसंबर 2020 तक ये इम्प्लीमेंट हो जाना चाहिए। सो दिस इज अ वन टाइम मेजर जो इंट्रोड्यूस किया है। अगेन स्ट्रेस्ड एमएसएमई जो हो गए, जिनको थोड़ा सा पैसे की तंगी हो रही है, रिपेमेंट में प्रॉब्लम आ रहा है, वो सारा, तो उनको लिए रिस्ट्रक्चर करने के लिए, और वो स्टैंडर्ड ही रहेंगे, उनको एनपीए नहीं डिक्लेयर किया जाए। तो ये क्यों, क्या है, इसमें बैंक का भी फायदा है, बैंक को नहीं तो प्रोविजन करना पड़ता, और उस यूनिट का भी फायदा है, नहीं तो उनका रिकॉर्ड खराब हो जाता है कि जी ये एनपीए थे। तो ये एक रिलैक्सेशन दिया गया। और बाकी क्या रिलैक्सेशन है जो ये कोविड की वजह से 3 महीने का इन्होंने किया, जिनके आउटस्टैंडिंग एज ऑन 1 मार्च 2020 तो इंस्टॉलमेंट्स, तो वो 3 महीने का मॉरिटोरियम उनको दिया है, वर्किंग कैपिटल में, टर्म लोन में। सो हो सकता है आगे एक्सटेंड हो, 3 महीना तो देखिए और फर्दर हो जैसे जिस हिसाब से देख रहे हैं, बट एज ऑफ नाउ इट इज 3 months moratorium on repayment both in interest and installments of term loan। और फिर ये बाकी जो बिल्डर्स के लिए कमर्शियल प्रॉपर्टी प्रोजेक्ट्स जो हैं जिनका डिले हुआ है, तो उनको डिले की वजह से, अगर ये डिले हुआ है तो 1 साल के लिए उनको स्टैंडर्ड ही डिक्लेयर करेंगे, उनका एनपीए नहीं होगा। एक्सपोर्ट यूनिट्स जो हैं उनको रिलैक्सेशन दिया है। नॉर्मली जो आप एक्सपोर्ट करते हैं वो पेमेंट रियलाइजेशन 9 महीने में करना पड़ता है, अब वो
उनका अगर उन्होंने एक्सपोर्ट 1 जुलाई से पहले किया है, जो कि अभी आने वाला है 1 जुलाई से, तो आज तक का जितना भी एक्सपोर्ट किया है या 1 जुलाई तक जो एक्सपोर्ट करेंगे 1 जुलाई 2020 तक, तो उनका पेमेंट इंस्टेड ऑफ 9 मंथ्स 15 महीने का उनको, मतलब 6 महीना एक्स्ट्रा उनको दिया टू रियलाइज दैट पेमेंट। ये कंसेशन है। एंड एसएचजीज को 1 लाख से बढ़ा करके 2 लाख, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को 2 लाख तक का कोलेटरल फ्री लोन कर दिया। देन ये एक आपने पेपर में भी पढ़ा होगा कि 200 करोड़ तक के जितने भी गवर्नमेंट के टेंडर होंगे उसमें अब ग्लोबल टेंडरिंग करने की जरूरत नहीं है। तो सो उससे क्या फायदा होगा, उसके हमारी डोमेस्टिक कंपनीज का फायदा होगा उसमें। सो दे विल बी एबल टू, उनको बिजनेस मिलेगा। फिर गवर्नमेंट की पूरी कोशिश है कि जो उनके डिपार्टमेंट्स हैं, उनके पीएसयूज हैं, और उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट के एंड स्टेट गवर्नमेंट्स को भी बोला है कि जी आप अपने जितने ड्यूज हैं टुवर्ड्स एमएसएमईज वो 45 दिन में क्लियर करना है, विद इन 45 डेज। वो वैसे तो ये एग्जिस्टिंग ही है, लेकिन अभी वो और काफी इसका कैंपेन चल रहा है कि ये क्लियर करने की। और अगर किसी ने गारंटी दी है किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को कोई कंट्रैक्ट करने का, तो अगर उसने मान लीजिए 50% कंट्रैक्ट पूरा किया तो 50% उसकी गारंटी रिलीज कर दी जाएगी, ताकि उसका कैश फ्लो की जो प्रॉब्लम है वो थोड़ी सी ईज हो जाए। सिमिलरली इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स जो 1 लाख तक के डिफॉल्ट्स के लिए थी अभी तक, एनीथिंग मोर देन 1 लाख एंड अबव का होता था, अब उसका 1 करोड़ कर दिया है। सो अब बिलो 1 करोड़ का ड्यूज हो, डिफॉल्ट हो, तो उसके लिए आप इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट एमएसएमईज तो नहीं है, वो अभी वो लिमिट ये कर दी। एंड फ्रेश इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स भी अभी उन्होंने 25 मार्च के बाद 1 साल के लिए सस्पेंड कर दी है। अभी कोई इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स नहीं होगी। एंड जिनका कि कोविड-19 की वजह से, कोरोना की वजह से कोई डिफॉल्ट हुआ है, सो दैट विल नॉट बी ट्रीटेड एज डिफॉल्ट। सो ये एक और रिलैक्शन। अब हम आते हैं कि यूनिट की तरफ से अब इस माहौल में क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है। तो थोड़ी सी हमने 2-4 ये दी है, तो बाकी जो स्पेसिफिक केसेस में है तो वो इंडिविजुअल केसेस में देखा जा सकता है। लेकिन एक जनरल तौर पे सबसे पहले तो ये है, जैसे आपने देखा भी होगा लॉकडाउन के पीरियड में भी जब सब कुछ बंद था, तो बहुत से यूनिट्स जो पहले कुछ और काम करते थे वो अब कोविड रिलेटेड इक्विपमेंट बनाना शुरू कर दिए। तो ग्लव्स बनाना शुरू कर दिए, मास्क बनाना, पीपी। अगर आप कोई मान लीजिए कोई गारमेंट का आपका काम है, गारमेंट बनाने का है, तो आप मास्क बना सकते हैं, या अगर आपका उस तरीके का गारमेंट का है तो आप पीपी इक्विपमेंट बना सकते हैं। तो आई नो ऑफ 1 पर्सन जो कि बैग्स बनाते थे, तो वो बैग का मटेरियल वो बनाते थे प्लास्टिक का, नॉन वोवन बैग्स जो होते हैं, तो उन्होंने उससे पीपीई मटेरियल बनाना शुरू कर दिया। तो वो मटेरियल, वो पीपीई सूट्स उस बना रहे हैं। तो कई लोग आपने देखा होगा जो एनजीओ या छोटे एसएचजीज, उन्होंने कपड़े के मास्क बनाने शुरू कर दिए। तो इसी तरह से जो केमिकल्स, कुछ बड़े बड़े यूनिट जैसे ये विप्रो के, गॉडरेज के और ये सब, ये सोप्स वगैरह बनाते थे, तो कईयों ने वो सैनिटाइजर बनाना शुरू कर दिया, हैंड सैनिटाइजर बनाना शुरू। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि क्या आप ऐसा कुछ काम कर सकते हैं जो कि कोविड रिलेटेड है। तो एक तो आपका काम चलता जाएगा, प्लस ये बेनिफिट्स आप अवेल ऑफ कर सकते हैं, एंड रेडी मार्केट है, डिमांड है गवर्नमेंट की, हॉस्पिटल की, और वो सारा, दैट कैन बी वन स्ट्रेटेजी। तो देन थोड़ा सा अपना बिजनेस मॉडल
देखना है कि चेंज कर सकते हैं क्या, कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप रेस्टोरेंट्स का तो अभी खोल भी दिए थे रेस्टोरेंट, लेकिन कोई गए नहीं वहां पे, लोग डर रहे हैं जाने से, लोग जा नहीं रहे, तो कईयों ने तो फिर से बंद कर दिया। हालांकि गवर्नमेंट की तरफ से छूट है रेस्टोरेंट खोलने की, लेकिन कईयों ने बंद कर दिया। तो क्या आप वही अपना किचन यूज करके चालू करके होम डिलीवरी कर सकते हैं, वो अलाउड है, होम डिलीवरी इज अलाउड, तो आपका वो काम चल सकता है। सिमिलरली कितना काम आप डिजिटली कर सकते हैं, अगर आप कोई सर्विस कर रहे हैं तो जैसे आप यही हमारा काम देख लीजिए, ये हम अभी आपने देखा होगा वेबिनार कर रहे हैं, नहीं तो पहले यही चीज कोई हॉल लेकर के वहां पे फेस टू फेस होता था। तो उस तरह से क्या आप डिजिटली कुछ कर सकते हैं। एंड सबसे बड़ी बात, आप जब ये रिलैक्सेशन एक्सपोर्ट्स के लिए दे दिया है कि उसमें एक्सपोर्ट आप कितना भी कीजिए वो आपके टर्नओवर में नहीं आएगा, और जो बाकी बेनिफिट तो है ही एक्सपोर्ट के जो एग्जिस्टिंग थे, तो क्या आप अपना बिजनेस एक्सपोर्ट की तरफ आप फोकस ज्यादा कर सकते हैं, उसका फायदा उठा सकते हैं, और वो एक्सप्लोर किया जा सकता है। एंड देन अगेन आपने पेपर में पढ़ा होगा कि रूरल एरियाज में अभी उतना कोविड का नहीं है, उतना कोरोना वायरस का नहीं है, और वहां पे डिमांड अच्छी है। तो क्या आपका प्रोडक्ट अगर उस तरह से है, क्या आप उसको फोकस कर सकते हैं रूरल एरिया की रिक्वायरमेंट की तरफ? एक तो अगर वैसे ही डिमांड वहां है तो उसकी मार्केटिंग आप ज्यादा फोकस कीजिए रूरल एरिया, लेकिन अगर प्रोडक्ट उस तरह का अभी नहीं है कि जिसकी डिमांड है रूरल एरिया में, लेकिन उसको थोड़ा सा ट्विक करके, थोड़ा सा चेंज करके, क्या उसको रूरल एरिया के इंटरेस्ट के लिए बनाया जा सकता है, तो दैट कैन बी अनदर स्ट्रेटजी। एंड फिर आजकल आपने देखा होगा गवर्नमेंट अब बहुत स्ट्रेस डाल रही है कि एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स पे, फूड प्रोसेसिंग का, कोल्ड चेन डेवलपमेंट का, एग्री इक्विपमेंट वगैरह का। तो उसके लिए स्पेसिफिक वो जो अभी हमने बात की थी ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स, वो भी है। तो क्या आप अपनी मशीनरी वगैरह उस तरफ फोकस कर सकते हैं, उस तरफ बना सकते हैं? जैसे मैं आपको बताऊं, यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि इटली की जो ये कार, फेमस कार है लैम्बोर्गिनी का शायद, तो वो कार बनाते हैं लैम्बोर्गिनी। तो लॉकडाउन पीरियड में उन्होंने वेंटिलेटर बनाने शुरू कर दी। लैम्बोर्गिनी कार एक जो कि करोड़ों की कार है, जिसको कि वो लग्जरी कार है, गिनी चुनी गाड़ियां बनाते हैं, और उन्होंने वेंटिलेटर बनाना शुरू कर दिया। तो इस तरह से कि अपना देखना हर एक को अपना कि क्या हम कर सकते हैं, किस तरह से कर सकते हैं। तो ये मेरी प्रेजेंटेशन थी। तो थैंक यू वेरी मच। तो वी कैन टेक द क्वेश्चंस लेटर आल्सो, या अभी भी कुछ अगर हैं तो आई थिंक मेरे ख्याल पहले शिव कुमार जी, आई वुड रिक्वेस्ट शिव कुमार जी टू say a few words about how to approach banks, what the banks क्या देखते हैं when somebody approaches them for a loan, तो उसके बारे में अगर थोड़ा सा बता दें। थैंक यू गगरू। मेरा नाम शिव कुमार है, जैसा गगरू ने बताया। मेरा नमस्कार आप सबको। गेस्ट स्पीकर के रूप में मैं आपसे थोड़ी देर बात करूंगा, और जैसा गगरू ने कहा, मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि बैंक क्या चाहता है, क्या सोचता है, क्या देखता है। किसी भी काम करने के लिए लोगों को पैसे की जरूरत होती है, और पूरा पैसा नहीं होता है, इसलिए बैंक जाना पड़ता है। लेकिन लोग बैंक जाने से घबराते हैं, ऐसा महसूस करते हैं कि बैंक में हमारा काम नहीं होगा, या बैंक ऐसा सोचते हैं कि बैंक वाले बहुत सवाल पूछते हैं और बार बार दौड़ाते हैं और दिक्कतें आती हैं। इन सब से बचने का तरीका है कि आप अपनी तैयारी करके बैंक में जाएं। आप अगर तैयारी करके जाएंगे तो फिर आप एक तो उन्हें जल्दी संतुष्ट करेंगे, उनके सवालों के जवाब दे पाएंगे, और एक्चुअल में आपकी अपनी तैयारी भी बिजनेस करने की बहुत ही बेहतर होगी।
इसके तहत मैं आपको 8 बातें बताना चाहूंगा, 8 हेड्स में, जो आपको, अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं और बैंक से लोन चाहते हैं, ये 8 बातें ऐसी है कि आप बैंक से लोन नहीं भी चाहते हैं तब भी आपको देखनी चाहिए। तो पहला है प्रोजेक्ट रिपोर्ट। ये बड़ा ही डरावना जैसा शब्द लगता है। बैंक में आप पहुंचेंगे तो सबसे पहले आपसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट मांगेंगे और आपको लगेगा ये क्या भला है। या प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपने देखी है तो बड़े बड़े ग्लॉसी पिक्चर्स के साथ, बहुत डेटा और स्टैटिस्टिक्स के साथ बनते हैं, जो बड़े बड़े यूनिट बनाते हैं। छोटे यूनिट्स को, इन्हें छोटा बिजनेस करना है, इसमें दिक्कत महसूस होती है। तो एक्चुअली में प्रोजेक्ट रिपोर्ट कुछ भी नहीं है, ये है कि आप क्या करना चाहते हैं और कैसे करेंगे। इसे आप अपने हाथ से कॉपी में भी लिख सकते हैं और उसकी फोटो कॉपी करके बैंक को ले जाकर दे सकते हैं। क्योंकि आप जब कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो उसके बारे में सोचेंगे कि हम कैसे करेंगे। प्रोजेक्ट रिपोर्ट यही कहता है कि आप कैसे बिजनेस सेटअप करेंगे, उसमें क्या रॉ मटेरियल्स लगेगा, क्या प्रोडक्ट होगा, क्या फिनिश्ड गुड्स होगा, कहाँ बेचेंगे, कितना बेचेंगे, क्या प्रोजेक्शन होगा, कहाँ कहाँ से आप अपनी जरूरतें पूरी करेंगे, क्या रिसोर्सेज यूज करेंगे। ये सब बातें प्रोजेक्ट रिपोर्ट में लिखनी पड़ती है, जो किसी भी बिजनेस शुरू करने के पहले आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है। तो ये पहला कदम है, आप ये कर लें। दूसरा, इसके बाद आप जो बिजनेस करते हैं और प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आप खुद अपने लिए लिखते हैं, मान लीजिए कि कितना आपका खर्च होगा, कितने पैसे की जरूरत होगी, तो फिर आपको सोचना है कि आप कितना पैसा इसमें खुद का लगा सकते हैं और बैंक से कितने लोन की जरूरत है। आप जितना पैसा खुद का लगा पाएंगे, बैंक को उतनी कॉन्फिडेंस होती है, आपका रिस्क भी एक तरह से उतना कम हो जाता है लोन का। अपने पैसे का रिस्क तो रहेगा ही, लेकिन मैं जानता हूं, मानता हूं कि बहुत सिचुएशंस में बहुत ज्यादा पैसा लगाने की लोग नहीं रहते हैं, लेकिन ये सोच लेने का है कितना हम लगा सकते हैं। और जब पैसा आप लगाते हैं तो एक और भी सोचने की बहुत जरूरत है कि आप जो भी सोचेंगे उससे कुछ ज्यादा खर्चा हो जाता है, स्पेशली शुरू के टाइम में। तो कुछ ऐसा फंड आपके पास, आप इसे रिस्क फंड कहें, रिस्क कैपिटल कहें, कुछ एक्स्ट्रा आपके पास होना चाहिए। बैंक तो आपको आपकी जरूरत के मुताबिक देगा, वो इस बात को सोचकर पैसे नहीं देता है, लेकिन आप अपनी रिसोर्सेज से कुछ इसकी तैयारी करके रखें, जिससे कि कोई कठिनाई आए तो आपका काम न रुक जाए और फिर आप पैसे के लिए यहाँ वहाँ दौड़ना नहीं पड़े। तो ये जरूरी है। और ये पैसे कितना होगा ये डिपेंड करेगा आप कौन सा काम करते हैं, किस तरह का आपको इन्वेंट्री लेवल चाहिए, कितना आपका रिस्क है, ये सब देखते हुए। तीसरी चीज है जो बैंक वाले पूछेंगे, सबसे पहले पूछेंगे आपसे केवाईसी के बारे में। बहुत ही सिंपल है, आपके पास आधार कार्ड है तो केवाईसी पूरी तरह पूरा हो गया। और आजकल हर लोग आधार कार्ड रखते हैं और पैन कार्ड मांगेंगे आपसे। ये दोनों चीजें आपको जरूर रखनी चाहिए कोई बैंक में अगर आप अप्रोच करते हैं। मैंडेटरी नहीं हो फिर भी आपको पास होना चाहिए, इससे सहूलियत होगी। और इसके अलावा जो एक और केवाईसी के तहत ही उससे मिलता जुलता है कि आप कहाँ पे ये बिजनेस करेंगे या कहाँ पे अपना इंडस्ट्री सेटअप करेंगे, उसका क्या लोकेशन होगा, वो किसका है, उसके साथ आपके क्या संबंध है, आपने उसे लीज में लिया है, क्या एग्रीमेंट किया है, कितने दिन का है, क्या उसके टर्म्स हैं, तो ये बैंक इसके बारे में पूछेगा। तो ये तीसरी चीज जो केवाईसी की है और आपके अपने प्रीमाइसेस के बारे में है ये, और आपके लिए जरूरी है आप कहाँ बिजनेस करेंगे या इंडस्ट्री सेटअप करेंगे, ये तो आपको मालूम होना है और उसके पक्के इंतजाम होने चाहिए। अगर अनसर्टेन है, किसी ने ऐसे ही दे दिया है, आपके पास कोई एग्रीमेंट नहीं, कोई कागज नहीं है, फिर बैंक वाले नहीं मानेंगे और ये आपके इंटरेस्ट में भी नहीं है। बहुत लोग समझते हैं कि दोस्ती के नाम पे हमें वो मिल जाएगा, हमें यूज करने देंगे, लेकिन एक्चुअल जीवन में वो शायद हमेशा नहीं चल पाता है। इन एनी केस बैंक उसे नहीं मानेंगे, आपका कितना भी विश्वास हो, वो एक इसके लिए पेपर चाहेंगे, जो मैं फिर कहूंगा आपके भी इंटरेस्ट में। चौथी चीज है कि ये जो आप काम करेंगे वो आप अकेले शायद नहीं कर पाए। कुछ काम अकेले भी लोग कर लेते हैं, छोटे छोटे धंधे खुद भी, और स्पेशली शुरू करते हैं अपने पैरों पे खड़ा होकर करते हैं, तो फिर तो वैसी बात नहीं है। लेकिन अगर आपको और लोगों की जरूरत है, 2, 3, 4, 10, 15 जो भी जरूरत है, तो ये टीम आपको कहाँ से आएगा, किसको आप लेंगे, कुछ आपके परिवार के लोग हैं या आप कुछ हायर करेंगे, क्या करेंगे, तो इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। क्योंकि बैंक भी पूछेगा कि आपके मैन पावर रिसोर्सेज कितने लगेंगे, कितने खर्चे होंगे, उससे कहाँ से आप लाओगे, किस क्वालिफिकेशन के लोग चाहिए, एक्सपर्ट चाहिए। अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हैं कुछ तो ऐसे कारीगर होने चाहिए जो ऐसा काम कर सके। ये टीम फॉर्मेशन की जो बात है ये चौथा मुद्दा है। पांचवा है सपोर्ट सर्विसेज। जैसे आप कोई प्रीमाइसेस लेंगे तो उसमें बिजली चाहिए, पानी के लाइन चाहिए, उसमें अगर आपको सामान भेजना है, ट्रक
सामने लग सकता है कि नहीं, अगर फैक्ट्री है, रास्ता है नहीं पहुंचने का, अगर आप दुकान खोल रहे हैं तो ये मार्केट है कि नहीं, और कैसा जगह है, लोग इसे देख पाएंगे, क्या उसका फ्रंटेज है, तो ये सब चीज को आपको देखना होगा। और बैंक क्या देखेगी, बैंक आपकी उतनी शायद जगह के बारे में नहीं सोचे, लेकिन आपसे पूछेगी बिजली के कनेक्शन आपने लिए नहीं, किस नाम से, क्या है, पानी का क्या सप्लाई का है। ये दो बेसिक मुद्दे होते हैं, अपार्ट फ्रॉम जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स होंगे वो तो बिजनेस के नाम पे हर जगह पूछे जाएंगे, बट ये आपको तैयारी करनी है। छठा चीज जो है वो आपको अपने लिए ज्यादा सोचना है देन बैंक उतना तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट में देखेगा। इन्वेंट्री मैनेजमेंट कहते हैं, लोग बहुत बार इन्वेंट्री के मिस मैनेजमेंट में फंस जाते हैं। वो इतना रॉ मटेरियल खरीद लेते हैं जिसकी उन्हें जरूरत नहीं है अगले कुछ महीनों तक, और वो खरीद के रख लेते हैं। दो तीन नुकसान होते हैं, एक तो उन्हें जगह चाहिए ज्यादा इन्वेंट्री रखने के लिए, दूसरा इन्वेंट्री का क्वालिटी डिटोरेट कर सकता है, फिर क्या है कि आप चोरी होने के, खराब होने के, भीगने के कई तरह के खतरे होते हैं। तो इन्वेंट्री कितनी जरूरत है, कितना चाहिए, इसका सही सही अंदाजा आपको जरूर होना चाहिए। कितना रॉ मटेरियल रखेंगे, कितना फिनिश्ड गुड्स बनाना है आपको, वो डिपेंड करेगा कितना आपके सेल्स हो पाएंगे, कितना आपके इस चीज की बिक्री होगी, उस पर डिपेंड करेगा। तो इन्वेंट्री जरूर देखें, क्योंकि बहुत लोग सारी तैयारी कर लेते हैं लेकिन इन्वेंट्री के चक्कर में फंस जाते हैं। इतना कुछ करने के बाद जो सातवां मुद्दा है वो है सेल्स एंड मार्केटिंग का। आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट में भी इसका जिक्र होगा। बैंक भी जानना चाहेगा, अच्छा ठीक है आप ये पेंसिल बना रहे हो अगर, तो आप इसे कैसे बेचोगे, कहाँ बेचोगे, लोगों को कैसे पता चलेगा कि आपकी ये पेंसिल्स हैं, आप डोर टू डोर जाके बेचेंगे, आप शॉप से कनेक्ट करेंगे, जो भी है उसकी आपको तैयारी करनी होगी। उसके लिए आप अलग से मैन पावर रखेंगे आप, या खुद करेंगे, अभी छोटा बिजनेस है तो खुद संभाल लेंगे, परिवार के लोग करेंगे। तो ये सातवां मुद्दा है। और आठवां और बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है कि ये आपका प्रॉफिटेबल होना चाहिए बिजनेस। आप करने आए हैं, आप कुछ पैसे कमाना चाहते हैं, आप कुछ इनकम चाहते हैं, तो उसके लिए आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट में भी इसका जिक्र होना चाहिए, दिखना चाहिए, लेकिन पेपर पे सिर्फ दिखना समुचित नहीं है, ये एक्चुअल में होना चाहिए। और ये आपको देखना पड़ेगा कि बिजनेस आपका प्रॉफिटेबल है कि नहीं। और प्रॉफिटेबल होना चाहिए दो चीज, सारे खर्चे निकलने के बाद आपको जो बैंक के लोन्स हैं, इंस्टॉलमेंट्स हैं, इंटरेस्ट है, वो देने के लिए आपका पैसा निकल रहा है कि नहीं। उसके अलावा कुछ कैपिटल फॉर्मेशन होना चाहिए, आपकी कुछ बचत होनी चाहिए जिससे कि आप आगे अपना बिजनेस बढ़ा सके। आप जिस लेवल पे हैं उसी लेवल पे अगर काम करते रहेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे जिंदगी में। या ये ऐसा कोई स्थिति नहीं है कि आप सेम लेवल पे रह सके, या तो आप आगे बढ़ते हैं या पीछे जाते हैं। तो आगे बढ़ने के लिए आपको ज्यादा बिजनेस करने के लिए कुछ कैपिटल की जरूरत होगी, तो कुछ पैसे और पैसे तो है नहीं, बैंक वाले भी सोचते हैं 4 बार देने को। तो आप अपना जो प्रॉफिट हो उसमें कुछ कैपिटल फॉर्मेशन कर सकें। और तीसरा है अपना खर्चा चलाने के लिए, परिवार का खर्चा चलाने के लिए आप पैसे निकाल सकें। ये 8 चीजें हैं जिसकी तैयारी आप अगर करें, आपके अपने इंटरेस्ट में है। और के सारे सवाल के इर्द घूमेंगे। इसके यूनिट्स हैं जिसके बारे में मिस्टर गगू ने बताया, तो बहुत ही एनलार्ज्ड स्कोप हो गया है। 1 करोड़ तक के प्लांट एंड कैपिटल, मशीनरी इन्वेस्टमेंट तक माइक्रो यूनिट्स है। तो उसके लिए तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। और 1 करोड़ तक के लोन भी बैंक बिना कोलेटरल के देने को तैयार रहते हैं, उनके पास ऐसी सुविधा है, उसका इंश्योरेंस करते हैं और क्रेडिट गारंटी स्कीम है जो उनको कवर करती है। तो अगर आपके प्लान सही हैं और आप उनको कन्विंस कर पाते हैं और बैंक के पास गारंटी मौजूद है, सरकार की तरफ से व्यवस्था है, तो उन्हें भी नुकसान होने का उतना डर नहीं होता है। तो निश्चित रूप से आपका प्रयास सफल होगा और आप काम आगे बढ़ाने में डेफिनेटली सक्सीड करेंगे। थैंक यू। कुमार जी, ओके, तो मैं ये देख रहा था कुछ क्वेश्चंस थे, उनका आंसर कर रहे थे। तो हाउ डू यू वांट टू प्रोसीड नाउ, श्वेता? जी सर, कुछ क्वेश्चंस लोग हमारे को ये कर रहे हैं कि उनको कुछ जानकारी चाहिए। स्पेशली ये एक क्वेश्चन हमारे पास आया है, इवन मैंने भी बहुत सुना है कि लोगों को ये थोड़ी प्रॉब्लम रहती है कि इज ट्रेडिंग एक्टिविटी कम्स इन एमएसएमईज। अच्छा, एक मिनट, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ रोकूंगा। एक तो ये क्लैरिफाई कर दीजिए कि
that ये आपका एक प्राइवेट इनिशिएटिव है, that it is not in any way connected directly with the ministry. नो नो, यस, बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज मैं बिल्कुल क्लियर करना चाहूंगी कि MSME हेल्पलाइन सेंटर इज टोटली अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन. इट इज नॉट लाइक मर्ज विद एनी काइंड ऑफ गवर्नमेंट बॉडी. हम लोग प्राइवेटली इसे हैंडल करते हैं. जो भी आपको एडवाइस करना होता है वो प्राइवेटली हम आपको बताते हैं. आपको जो भी रिस्पॉन्सेस चाहिए आप डायरेक्टली हमें अप्रोच कीजिए, हम उसको उसी तरीके से आपको इसका जवाब देंगे. जी, ओवर टू यू सर. हाँ, क्या कह रहे थे कि ट्रेडिंग जी हाँ, ट्रेडिंग एक्टिविटी है कि नहीं? जी हाँ, ट्रेडिंग एक्टिविटी अभी तक तो नहीं थी. ट्रेडिंग MSME में काउंट नहीं होती थी, लेकिन अभी MSME में वो शायद इन्होंने ऐड कर दिया है उसकी डेफिनेशन में. तो दैट विल, इफ यू वांट आई कैन जस्ट चेक अप. अभी मेरे ख्याल में इन्होंने कर दिया था ऐड, वो आफ्टर मिस्टर गडकरी बिकेम मिनिस्टर. सो वी कैन चेक दैट अप. ओके, तो ठीक है. एज सुन एज अर्लियर शायद ये श्री विद्याधर जी ने हमसे एक क्वेश्चन रेज किया था हाँ, कि ट्रेडिंग भी आती है, तो इन्हें भी हम एज सुन एज अर्लियर इसका जवाब दे ही देंगे हाँ, कि ट्रेडिंग इसमें आती है या नहीं आती है. हाँ, और जैसे कि श्री शिवा कुमार सर ने डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बताया कि क्या डॉक्यूमेंटेशन हमें बैंक में लेकर जानी चाहिए जब हम लोन के लिए जाते हैं. तो ये एक नया क्वेश्चन आया है कि क्या नए स्टार्टअप के लिए लोन मिलता है. किसी को स्टार्टअप करना है तो उसके लिए उनको लोन मिल सकता है. तो ये बहुत ही क्वेश्चन ऐसा है, तो आप प्लीज इसका हमें आंसर बताइए कि क्या हो सकता है इसका आंसर सर. नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से बैंक से लोन मिलता है. स्टार्टअप क्या है, आप एक नया बिजनेस शुरू करते हैं वो स्टार्टअप है. वो कोई और उसका मायने नहीं है. कोई भी जो पहली बार बिजनेस शुरू करता है वो स्टार्टअप है उसके लिए और सबके लिए भी. तो निश्चित रूप से बैंक नए बिजनेस के लिए लोन देती है. ऐसा होता है. जी सर. तो सर ये एक सर SK गगरू सर, ये देखिए एक हमारे पास क्वेश्चन रेज किया है कि सोप मैन्युफैक्चरिंग का निर्माण करना चाहता हूँ कि क्या स्टार्टअप लोन मिलेगा. सर देखिए बहुत सारी क्वेरीज हैं लोन से रिलेटेड इसके अंदर. तो मैं हमारे पार्टिसिपेंट्स को बताना चाहूंगी कि सर देखिए लोन के लिए बहुत ही वेरियस स्कीम्स निकाली हैं जो MSMEs ने, जो कि SK गगरू सर ने भी उसको बताई हैं कि कैसे कैसे आप किस तरीके से MSMEs के थ्रू इसको कर सकते हो. तो मैं चाहूंगी अगर फर्दर कोई लोन की क्वेरी है आप हमें मेल कीजिए ताकि हम आपको डायरेक्टली इसके लिए बता सकें, बिकॉज ऐसे तो लोन्स की बहुत सारी क्वेश्चंस होंगे. बट यहाँ एक क्वेश्चन रेज किया गया है कि वी अप्रोच्ड 5 बैंक्स बट आई बिगिन न्यू, नो वन एंटायर्ड मी, फाइनली प्राइवेट फंडिंग वाज टेकन बाय मी. तो बताइए सर इसका हम क्या बता सकते हैं, क्योंकि इन लोगों ने 5 बैंकों में जाकर अप्रोच किया, उसके बाद भी किसी ने इनको उस तरीके से अप्रोच नहीं कर पाए बैंक्स. हाँ, सॉरी, एक मिनट, मैं कुछ ये देख रहा था. हाँ, बोलिए क्या है, सॉरी क्या क्वेश्चन था. अभी हमारा क्वेश्चन आया है, जयेश कुमार शाह जी ने अभी एक क्वेश्चन रेज किया है, अगर आप देख पा रहे होंगे सर, that we approached 5 bankers but I begin new, no one entitled me, finally private funding was taken by me. मतलब 5 बैंकर्स को इन्होंने अप्रोच किया, फाइनली लास्ट में जाके प्राइवेट फंडिंग में इनको कुछ हेल्प मिली है. तो कैसे काफी सारी दिक्कतें लोगों को. हाँ, देखिए ये इस तरह की काफी ऑब्जर्वेशंस आती हैं. ऑब्जर्वेशंस कह लीजिए, ग्रीवेंसेस कह लीजिए, कंप्लेंट्स कह लीजिए, और ये काफी हद तक सही भी है, सच भी है, और काफी मतलब इसमें दोनों तरफ से है. बहुत बारी हमारी अपनी कमी होती है, हमारी मीनिंग जो एप्लीकेंट होता है उनकी अपनी कमी होती है, और बहुत बारी जो मैन ऑन द स्पॉट होता है बैंक का जो है, चाहे वो फील्ड ऑफिसर या ब्रांच मैनेजर हो, उसको पूरी जानकारी नहीं होती, या वो करना नहीं चाहता, या कोई और उसको उस वक्त प्रायोरिटी होती है, इस वजह से वो करते नहीं है. ये दोनों चीजें सच है, और ये है, रियलिटी है. और अगर
खास करके ये लोन, इस तरह का एक्सपीरियंस आता है कि जहां CGT MSE लोन के लिए, मतलब विदाउट कोलेटरल लोन के लिए, अक्सर जो है आप लोन के लिए जाते हैं तो बैंक वाले कोलेटरल मांगते हैं। तो इवन जबकि CGT MSE के अंडर उनको 1 करोड़ तक का, अब तो 2 करोड़ हो गया, उसमें लोन, उसमें कोलेटरल नहीं लेना, लेकिन फिर भी वो बैंक वाले कोलेटरल मांगते हैं, ये भी सत्य है। और तो इसमें तो हम यही एडवाइस करेंगे कि आप अपनी तरफ से, जैसे शिव कुमार जी ने बोला, कि आप अपनी तरफ से पूरा अपना पक्का करके जाइए जो आपका लोन एप्लीकेशन है। देखिए एक चीज मैं थोड़ा क्लैरिफाई कर दूं कि लोग अक्सर ये पूछते हैं कि जी हम कोई स्कीम बताइए जिसमें हमारा होगा कि नहीं होगा। तो या एक बारी एक आदमी कह रहा था कि जी कोई स्कीम बताइए जिसमें पैसा नहीं लौटाना पड़ेगा। तो कहीं पे कुछ लोगों का ये भी होता है कि जी कोलेटरल नहीं है मतलब नहीं देना, पैसा नहीं देना, ऐसा नहीं है। और बैंक वाले जो हैं, अगर आपका वायबल है और उनको लगता है कि आप जेन्युइन बिजनेस करना चाहते हैं, आप में वो इच्छा है करने की और कैपेबिलिटी भी है, तो देखिए एक तो इच्छा होनी चाहिए, एक कैपेबिलिटी होनी भी चाहिए। तो बिजनेस करने की मतलब मैं एक इलेक्ट्रिशियन हो सकता हूं, मैं एक रेफ्रिजरेटर का मैकेनिक हो सकता हूं, मुझे उसकी पूरी जानकारी हो सकती है, लेकिन मैं कल को रेफ्रिजरेशन मैकेनिक का काम शुरू करूं तो उसमें खाली रेफ्रिजरेशन मैकेनिक की जानकारी नहीं होनी चाहिए, मुझे बिजनेस चलाने की जानकारी भी होनी चाहिए कि कैसे मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट करूंगा, कैसे वो सारा चलाऊंगा, तो वो सब भी होनी चाहिए। तो वो एक ऐसी चीज है, वो बैंकर देखता है, वो आपसे इंटरैक्ट करके, आपसे इंटरव्यू करके और आपके कागजों से वो देखता है। ऐसा नहीं है कि जी स्कीम है तो आप अप्लाई करेंगे और वो मिलना ही मिलना है, ऐसा नहीं है। तो इसीलिए बार बार कहते हैं कि आप अपनी पूरी तैयारी कीजिए। तैयारी मतलब आप पूरा स्टडी कीजिए कि एक तो आप वो मार्केट, वो बिजनेस लीजिए जिसमें आपकी एक्सपर्टीज है, चाहे आपने वो काम किया है पहले का या ट्रेनिंग ली है या आप फैमिली उस तरह का कर रही है तो आपको उसका एक्सपर्टीज है, फिर जानकारी है उसकी, फिर उसका बिजनेस चलाने की, आप कहाँ से, जैसे शिव कुमार जी बोल रहे थे, कहाँ से माल लेंगे, कितना माल लेंगे, कितना पैसा अपना कितना लेंगे, लोन कितना लेंगे, और फिर उसको रिपे करेंगे, क्योंकि स्कीम आपका, किसी स्कीम के तहत आपने लोन ले भी लिया लेकिन आपको वो वापस करना है, वो तो वापस करना है और सूद के समेत करना है। तो इसलिए आपको उसका भी प्रोविजन रखना है, जो आपके खर्चे होंगे उसका भी, सूद का भी, प्रॉफिट का भी, प्लस एक्स्ट्रा कि जो आपने सोचा ना हो। तो वो जब बैंकर आपके साथ डिस्कस करता है, बात करता है, आपका प्रपोजल देखता है, तो वो ये सारी चीजें जज करने की कोशिश करता है कि देखिए आजकल अगर आप ऑनलाइन जाएं तो आपको ऑनलाइन 200-400 प्रोजेक्ट रिपोर्ट मिल जाएंगे कि ब्यूटी पार्लर कैसे चलाएं, ब्यूटी पार्लर चलाने का प्रोजेक्ट रिपोर्ट, तो आप वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट उठा करके उसी में जो करके बैंक को देते, बैंक वाला एकदम उसको देख करके उसको पता लग जाता है कि ये इन्होंने खाली वहां से डाउनलोड करके दिया है कि इन्होंने खुद इसका कुछ अपना दिमाग अप्लाई किया है। तो आप डेफिनेटली डाउनलोड कीजिए, आप ऑनलाइन है कुछ है वो डाउनलोड कीजिए, लेकिन उसके बाद आप देखिए आपके एनवायरनमेंट में, आपके एरिया में आप उसको कैसे कर सकते हैं, क्या वो सारी चीजें लागू हैं आपके उसमें। एक ब्यूटी पार्लर 50,000 से भी हो सकता है, 5 लाख से भी हो सकता है, 50 लाख से भी हो सकता है। तो आप उस हिसाब से देखिए आपको कौन सा मार्केट सेगमेंट करना है, कौन सी ये रखनी है, कैसे टारगेट ग्रुप आपका क्या हो, ये सब जब आप खुद सोचेंगे, प्रोजेक्ट रिपोर्ट तो एक खाली आपको एक आइडिया देगा कि इस तरह से होना चाहिए, फिर खुद सोचेंगे, खुद मार्केट स्टडी करेंगे, फिर आप जब बैंकर के पास जाएंगे तो वो कन्विंस होगा कि हाँ ये चला सकते हैं।
तो ये है। अब 5 जगह आप गए हैं, मुझे नहीं पता क्या प्रोजेक्ट रिपोर्ट था, ये क्या आपका बिजनेस था और किस तरह का क्या रहा। पर देखिए ये भी बात है, मतलब सारे जो कहते हैं ना, हर तरह की सच्चाई है। मतलब ये भी सच है कि जहां लोन मिलना चाहिए नहीं मिलता, ये भी सच है कि लोग प्रपोजल ठीक से नहीं बनाते, या लोग एक्सपेक्ट करते हैं लोन मिल जाएगा फिर देना नहीं है। ये भी सच है कि बैंक दे ही रहे हैं, आफ्टर ऑल बैंक लोन पे ही जीते हैं, लोन देने पे ही जीते हैं, तो लोन दे ही रहे हैं। तो ये है, ट्राई करना है, अपना देखना है कि हमारी तरफ से क्या कमी है, किसी से थोड़ा सलाह मशवरा करके, वो करके, जिसने लोन लिया है, जो अपना बिजनेस चला रहा है, उससे थोड़ा बातचीत करके, या जैसे हम लोग हैं या इस तरह से और एजेंसीज हैं, उनसे कंसल्ट करके ये कर सकते हैं। और सर मैं एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगी हमारे पार्टिसिपेंट्स के थ्रू। एक हमारे पार्टिसिपेंट्स है, उन्होंने एक क्वेश्चन रेज किया है, ये कुछ उन्होंने अपनी कंपनी रजिस्टर्ड की है, DIPP रिकॉग्नाइज्ड है, और इनका काम जो है वो ये कंसल्टेंट है कंस्ट्रक्शन में। तो ये जानना चाहते हैं कि इसके अंतर्गत इन्हें क्या कोई लोन, जो स्कीम्स आजकल चल रही हैं उसके अंदर कोई इन्हें लोन मिल सकता है? लोन तो मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं। हाँ जी, कंसल्टेंट है ये, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। हाँ, हाँ, तो नहीं, ये खुद कंट्रैक्टर है कि क्या है? ये कंसल्टेंट है सर, कंस्ट्रक्शन बिजनेस में। हाँ, देखिए कंस्ट्रक्शन बिजनेस के लिए तो लोन मिलता है। कंसल्टेंट भी अगर आप प्रूव कर सकते हैं कि आप में प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस एंड ऑल दैट, तो उसके लिए आपको लोन मिल सकता है। इवन फॉर बीइंग, जैसे लीगल कंसल्टेंट होता है, तो उसको अगर उसके पास इफ ही इज प्रॉपरली क्वालिफाइड लॉ पर्सन, तो वो लीगल कंसल्टेंट कर रहा है, तो उसका अपना ऑफिस वगैरह सेटअप करने के लिए उसके लिए फाइनेंसिंग हो सकता है। तो वो इनको दिखाना होगा, जस्टिफाई करना होगा कि हाँ ये एक प्रॉपर कंसल्टेंट हैं, क्वालिफाइड कंसल्टेंट हैं, और इनका एक्सपेंडिचर, मतलब किस चीज में जो ये फंडिंग चाहते हैं, किस चीज के लिए चाहते हैं, वो एक दिखाना होगा, तो फंडिंग हो सकती है। बैंक की तरफ से देखिए, बैंक एक मोटा मोटी तौर पे ये मान लीजिए कि बैंक हर चीज को, जो as long as it is not illegal and as long as मतलब barred by any law and viable होना चाहिए, as long as it is viable and it is not illegal या कोई किसी तरह का बाहर नहीं है, तो बैंक उसकी फंडिंग करेगा, कर सकता है in one form or the other। वो आपको जस्टिफाई करना है कि बैंक should be satisfied, right? शिव कुमार जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक बताया, बिल्कुल। तो इसलिए स्कीम्स जो बनाई हैं, तो ऐसा नहीं है कि जैसे गवर्नमेंट में होता है कि जी ये स्कीम के अंतर्गत ही मिलेगा। यहाँ पे स्कीम्स तो बहुत सारी हैं, उस स्कीम्स के अंतर्गत वो तो बाढ़, लेकिन इवन अगर बियॉन्ड द स्कीम भी आपका कुछ है, तो लेकिन वायबिलिटी लगती है, ठीक ठाक है, सब कुछ है, तो वो वैसे ही अव्वल तो वो वैसे ही किसी ना किसी स्कीम में आ ही जाएगा, और बैंक उसकी फंडिंग कर सकते हैं। तो जैसे कि सर ने बताया कि स्कीम्स तो बहुत सारी हैं, तो आप किस स्कीम्स के अंतर्गत आते हैं ये तो हमें देखना पड़ेगा उसके लिए, राइट सर? हाँ जी जी, तो ये मैं जानना चाह रही हूँ हमारे पार्टिसिपेंट्स की तरफ से कि क्या मोबाइल रिपेयरिंग बिजनेस के लिए भी कुछ है MSME की तरफ से लोन्स की फैसिलिटी सर? हाँ बिल्कुल, गवर्नमेंट की तरफ से है, बैंक्स लोन देते हैं। बैंक मोबाइल रिपेयरिंग के लिए, मोबाइल शॉप के लिए देते हैं, हर एक्टिविटी के लिए। सब्जी कोई बेचना चाहता है, रेडी लगाना चाहता है, उसका देते हैं। सब्जी की दुकान खोलना चाहता है, उसका देते हैं। बिग बास्केट बना करके वो सब्जी बड़ा वो करना, उसके लिए देते हैं। तो हर तरह की, जैसे मैंने बताया, हर तरह की एक्टिविटी के लिए, एज लॉन्ग एज इट इज an authorized activity, as long as it is a viable project, तो बैंक उसको फंडिंग करता है।
ठीक है सर। और सर ये एक आखिरी शायद हमारा क्वेश्चन रहेगा, पर मैं ये जानना चाहूँगी हमारे पार्टिसिपेंट्स की तरफ से कि इन्होंने पूछा है मुझसे, ये श्री विद्याधर जी ने, कि एमएसएमई इनको रजिस्ट्रेशन करवाना है अपना, जो कि नई कैटेगरीज आई हैं एमएसएमई की, तो वो ये जानना चाह रहे हैं कि उसको एमएसएमई रजिस्ट्रेशन कैसे करेगी उसके लिए। तो प्रोसीजर तो मेरे ख्याल से सेम होगा सर उसका। प्रोसीजर तो वही है, उद्योग आधार जी। का जो रजिस्ट्रेशन वाला है वही है। जी। ये तो वो जो ये नया है उससे तो स्कोप बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है, वो तो जी। लिमिट बढ़ाई है। तो जी। इसलिए वो जो उद्योग आधार वाला है वो तो बिल्कुल वैसा, तो उसमें तो कहीं कोई चेंज नहीं है। तो प्रोसीजर सारा सेम है, बस आपको क्राइटेरिया अपने उसी अकॉर्डिंग मेरे ख्याल से दिखाने होंगे, जो नए क्राइटेरियाज मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर के लिए आपने हमारे पार्टिसिपेंट्स को बताए हैं सर। नहीं वो तो है ही, वो तो जो उद्योग आधार है उसमें वो लिस्टेड है ही एक्टिविटीज, वो सारा उसमें, तो वो उसमें कहीं कोई चेंज नहीं है। ये तो खाली उनका स्कोप और सीलिंग बढ़ाने के लिए था। आई थिंक मेरे ख्याल से हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स, जितने भी अटेंडीज हैं, उनको उनके सवालों के जवाब मिल गए हैं आपने जितना ये हम दे सकते थे। जो क्वेश्चंस आए हैं सारे देख लिए? जी सर, सारे देखे हैं मैंने। अभी रिसेंटली हमारे पास एक क्वेश्चन है कि ये सोप मैन्युफैक्चर का निर्माण करना चाहते हैं। सॉरी मैं इंटरप्ट करूंगा। एक है फ्रॉम देयर इज वन क्वेश्चन फ्रॉम श्यामला एस। She says, can you tell in English? I am from Tamil Nadu, very difficult to understand. Will you give loan to Robo project for COVID removal virus using UV rays? Which department to reach? See, we don't give loans. Like I said, we are not a loan disbursing agency. We are not, not we, this MSME Helpline Center, I am a guest speaker, but this MSME Helpline Center is not either a funding agency, nor is it in any way connected either to the government or MSME department or any funding organization, bank or anything. This is an intermediary, a private initiative for advising, guiding people in various aspects of starting or running their business and registering and all that. So now coming back to your question, I will now rephrase it. Instead of saying will you give a loan, I'll say can a loan be given to Robo project for COVID removal virus using UV rays? Yes, you can give it. Now you can be given this loan, and these loans, as you would have seen in the presentation, are being given priority by the government. But now, for example, you have this UV ray product, ultraviolet. Apparently, this is you are manufacturing some sanitizer, ultraviolet ray sanitizer. So you will have to get it approved, registered, the design and the product. You will have to get it standardized, approved. Once you get that, then you have to market it. Okay, and you have to see whether you have a market for it, and you should have funds for it. For that, you have to get a loan and all that. So so those are next steps. You can register once, but first thing is get the design and product approved, because this is something which nobody will buy unless it is duly certified to be a standard product. Okay, so you have to get that standardized, get a stamp of approval for that. So after that, you can straight away register it yourself on GEM portal. GEM portal, you can put your product, price it. So you'll have to do some work first. You should be in a position to fulfill those orders. So you have to first arrange finances and all that. But basically, to answer your question, can you get a loan? Yes, you can get a loan. But you have to, because the bank will also give you loan only when you have a approved design, an approved product and production facility, and right. Achha, and
सोप मैन्युफैक्चरिंग का क्या था? अभी एक्चुअली एक नया क्वेश्चन सर मैं सोप मैन्युफैक्चरिंग निर्माण उद्योग लगाना चाहता हूँ, इन्होंने पूछा है एमएसएमई कि पहले ये सोप रजिस्ट्रेशन कराना मैन्युफैक्चर पड़ेगा बिजनेस क्या? स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए देखिए उद्योग आधार एमएसएमई रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है। आप साबुन बनाना चाहते हैं, आप घर में साबुन बनाना शुरू कर लीजिए और बेचना शुरू कर दीजिए आसपास। लेकिन एमएसएमई रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है अगर आपको कल को लोन लेना होगा, तो बैंक वाले आपको पूछेंगे आपका एमएसएमई उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन है कि नहीं। एमएसएमई रजिस्ट्रेशन जरूरी है कि कल को अगर आपको कुछ बेनिफिट्स लेने होंगे एमएसएमई के, उसके लिए आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो वो सब चीज के लिए जरूरी है एमएसएमई रजिस्ट्रेशन। और एमएसएमई रजिस्ट्रेशन कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है, वो आप उनके वेबसाइट पे जा सकते हैं और वो अपने से भी कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन, या किसी की सहायता लेके भी कर सकते हैं। बट जैसे मैंने बताया, काम शुरू करने के लिए उसका रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है, आप काम शुरू कर सकते हैं उसके बगैर। तो मेरे ख्याल फिर वाइंड अप करें क्या? बिल्कुल सर, बिल्कुल मैं अदरवाइज एक बार ये आप वो एमएसएमई अपना हेल्पलाइन का शेयर कर लीजिए, किसी और को कुछ पूछना हो उस पर पूछ सकते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आई थिंक क्वेश्चंस तो अब हमारे हो ही गए हैं, ऑलमोस्ट हमने सभी के क्वेश्चनों के जवाब अच्छे से दे दिए हैं। इवन जो श्री शिवा कुमार सर ने भी हमें डिटेल्स बताई थी डॉक्यूमेंट्स की, तो मैं चाहूँगी कि जितने भी लोगों को लोन्स की रिक्वायरमेंट है वो उस डॉक्यूमेंट्स को फुलफिल पहले करें, स्पेशली प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स, जिसके लिए लोग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, लोगों को लगता है कि ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट है क्या, तो डॉक्यूमेंट्स पहले छोटा जो शिव कुमार साहब ने बोला उसी को थोड़ा सा एलैबोरेट करूंगा। बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने 8 पॉइंट गिनाए, तो मैं थोड़ा सा खाली यही ऐड करूंगा। क्या ये होता है कि जो शुरू करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन हमारे ज्यादातर उनके आ रहे हैं जो शुरू करना चाह रहे हैं काम, तो काम जो शुरू करते हैं तो आपको एक तो ये अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट कह लीजिए या बिजनेस प्लान कह लीजिए, कि छोटे लोन के लिए कोई लंबा चौड़ा प्रोजेक्ट रिपोर्ट नहीं, लेकिन वही बिजनेस प्लान कि जी मैं क्या करना चाहता हूँ, कितने की मशीनरी आएगी, अगर मशीनरी है कितने का माल लूंगा, कितनी देर में टाइम लगेगा उसको बनाने में, कहाँ बेचना है, कितना प्रॉफिट पे होगा और कैसे मेरा इसमें एक्सपेंसेस निकलेंगे, और वो सारा वो सब तो बनाना है। और उसका जैसे मैंने बताया, ये नहीं कि कहीं से उठा के टेप दिया, उसको समझना है, ठीक से समझना है, अपने एरिया में समझना है कैसे है, नंबर 1। नंबर 2 कि आपका के छोटे लोन का मैंने देखा है कि केवाईसी पे आके अटक जाते हैं वो। केवाईसी मतलब कि आधार कार्ड वगैरह होगा, लेकिन उनका जहां पे बिजनेस कर रहे हैं वो एक प्रॉपर ऑथराइज बैंक वाला जो है ना, बैंक वाला, तो अगर आपकी प्रॉपर जगह नहीं है कि जहां पे या तो वो अपनी जगह हो, ऑथराइज मतलब ये नहीं कि रेजिडेंशियल एरिया में कर लिया, कि जहां प्रॉपर कमर्शियल एक्टिविटी अलाउड है, या तो वो आपकी अपनी जगह हो, या अगर किराए का है तो प्रॉपर एक लीज एग्रीमेंट या रेंट एग्रीमेंट का हो अच्छे पीरियड, हाँ तो वो हो। उसी तरह से रहने का आधार कार्ड है, सब कुछ है, लेकिन प्रॉपर एक या तो अपना घर हो या प्रूफ हो उसका कि भाई एग्रीमेंट का, रेंट का एग्रीमेंट, वो सारी चीजें बेसिक एक होती हैं, वो करके। और आपका प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट को समझिए, ठीक से समझिए और छोटे से शुरू कीजिए, और तो बैंक वाले भी जनरली फिर समझ जाते हैं कि ये काम करने वाला है तो उसको लोन देते हैं। तो ये है, बाकी कोई और है तो वो मेल कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच शिव कुमार जी, एंड सबसे ज्यादा थैंक यू पार्टिसिपेंट्स कि आप लोगों ने अच्छा एक क्वेश्चंस वगैरह भी रेज किए, अच्छा इंटरैक्टिव रहा। थैंक यू सो मच सर।